धोखेबाज पति। रमन कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। ऑफिस के समाचार मुझे वहीं पर मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वालों की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते में पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले रुचि ने मुझे सबसे सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाले से तुम्हारे रमन का अफेयर शुरू है। ये बात सच है क्या? उसके बाद रश्मि, दिव्या, साक्षी सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि रमन को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ से दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने लगी। तभी मैंने रमन और किरण को हॉल के एक कोने में मैंने दोनों को हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। किरण थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ़ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया और इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगी। रमन को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चित हो गया और वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफ़रत को छुपाते हुए किरण के साथ काफ़ी समय बिताया, इसलिए मैंने किरण और रमन को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने किरण को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊँगी फिर कभी। आखिर मैं एक बार उससे मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। रमन के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रहे थे कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वह मुँह से कठोर हैं, लेकिन दिल से बहुत ही स्नेही थी। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब बता दिया। उसके बाद कई दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए रमन टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक रविवार चुना और सुबह करीब 11:30 बजे किरण के घर पहुंची। किरण ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए सोचा नई सहेली को मिल आए, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला। तुम्हारा स्वागत है। मोनिका, तुम रोहित को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई हैं मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। किरण, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ, उसने जल्दी से मुझे
एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वह ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता ख़त्म किया। जल्दी हम कई विषयों पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज। इस सवाल पर वह बौखला गई। देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, ज़रूर किसी से अफेयर होगा, बोलो ना। कौन है वो भाग्यशाली व्यक्ति। अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है। तो मैंने उससे मुद्दे पर कुछ और समय निकाल कर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर 2 कॉल आए। एक मेरी सास का और दूसरे मेरे बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अब किरण के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था, तभी मेरी सास, मेरी ननद और उनके दोनों बच्चे और रोहित सभी किरण के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और वहाँ कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और मेरी ननद सोफे पर बैठकर मेरी कमर के मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला कि वज़न कम करने को, खाने पर नियंत्रण रखें, इसलिए वज़न से कमर में मोच आ गई। पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार देखकर किरण डर गई। भाभी की आंखें तब खुलेगी जब रमन भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, ननद ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर भी, समझी। मेरे सास से ननद को जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी, क्या तुम नाराज़ हो गई। फिर मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रही हो। किरण अपनी उंगली या एक दूसरे में उलझाकर जमीन की तरफ नज़र झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और ननद को कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपने गृहस्थी को देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या। जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है, उस रास्ते पर क्यों चलना। बराबर ना किरण। हाँ हाँ, किरण ने झकझकाते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई है क्या। नहीं, तुम कब शादी कर रही हो। जल्दी ही करूँगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। मेरे पापा गुजर गए हैं। माँ है, वो आज मोरे मौसी से मिलने गई हैं। कब आएंगी। शाम को आने वाली हैं। मैं उनसे मिलने आऊँगी कभी। मोनिका, तुम यहीं रुकने वाली हो क्या। कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी। माँ, दर्द तो बढ़ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाएं क्या। नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, किरण तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या। हाँ है ना, लाती हूँ बोलकर किरण जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास किरण को जवान लड़कियों ने कैसे बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। ननद जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी पर
लड़ने लगेंगे। उस माहौल में किरण का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ननद ने जाकर दरवाज़ा खोला। जब वह लौटे तो उसके साथ बीसी समूह की मेरी 3 सहेलियां रश्मि, दिव्या, साक्षी थी। ये तीनों बहुत बातूनी हैं। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक़ई युद्ध को रोक दिया। लेकिन रूम का आवाज़ एकदम ज़्यादा बढ़ गया। अपनी नई सहेलियां से सेवा करवा रही हो क्या, ननद से पूछा। दिव्या ने कहा और सभी हंस पड़े। किरण, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मोनिका से, हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहाँ से मत भगाना। रश्मि ने किरण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम अपने नए दोस्ती की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म पकोड़े, मिठाई आदि लेकर आए हैं। रश्मि ने इतने बेपरवाह अंदाज से कहा कि किरण को हंसना आया। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गए। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर किरण रसोई घर में गए तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ किरण के घर में था और वह अपने अपनी जगह पर थे। बच्चों के लिए फ्रीजर जूस का जग निकाला। हम सब चाय पकोड़े खाकर मज़े में गपशप कर रहे थे। किरण के फ्लैट में यह हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत किरण से दोस्ती कर ली। किरण भी उनसे बहुत खुलकर बात कर रही थी, जैसे वे पुराने परिचित हों। दिव्या बोली, अरे रमन ने के ऑफिस में होने से किरण तुम्हें वहाँ काफ़ी सारी बातें बराबर बताऊंगी। मतलब अगर तुम्हारे रमन का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो वह यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में किरण, तुम मेरी आंखें बंद कर रमन पर ध्यान रखोगी? मैंने बहुत प्यार से कहा। किरण के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल पर का सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहाँ आ गए। उनके आते ही माहौल बदल गया। मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधों पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उनको बोलना आता ही नहीं हो। बहू घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलवाऊं? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूँगी पापा, मैं नम्रता से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, घर जाते जाते उनको दिखा कर जाएंगे। ठीक है पापा, यहाँ क्यों आई थी? इस किरण को मिलने आई थी पापा जी। इसे कभी देखा नहीं, नई पहचान है क्या? हाँ हाँ ना, रमन के ऑफिस में काम करती है। किरण बेटा, तुम अकेली रहती हो क्या? नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। पापा की आवाज़ से ही वो डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना। पापा बोले, फिर हमारे तरफ मुड़कर बोले, और अब चलें? पापा निकले, वैसे हम भी उनके पीछे पीछे गए। घर से निकलते समय मेरी सास किरण को बोली, बेटा अब तुम जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथ में देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं हैं। किरण, तुम्हें हमारे विषय ग्रुप के मेंबर कर लेंगे, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। इस प्रस्ताव को हम सबने ही अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में मैं किरण का स्पोर्ट लेकर घर से बाहर आई। किरण, इन सब की मस्ती खेल को तुम्हें खटक तो नहीं ना? मैं उनसे पूछा। नहीं मोनिका,
ये सब तो बहुत भले इंसान हैं, मैं बोली, पर मन में से ही वह थोड़े नर्वस हो गई थी। तो मैं कहती हूँ किरण, ये सचमुच भले इंसान हैं और सच कहें तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित समझती हूँ। हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थिति को कोई बुरी नज़र से देखे भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, उनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना यह बहुत बड़ी बात होती है। किरण ने गर्दन हिलाई। संभाल कर जाना, किरण ने कहा। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा कहा। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मैंने अपने मेरी राह देख रहे होंगे। किरण का आधार छोड़कर मैं उसके अच्छे से चलकर उनके पास पहुंची। मेरी कमर में मोच आई ही नहीं थी। सब कुछ तय किए मुताबिक प्लान किया गया था। मैंने 2 उंगली वी फॉर विक्ट्री की निशानी करते हुए सबके चेहरे पर खुशी आ गई।